गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज है 9 जुलाई, आज है संडे। आज देखते हैं द हिंदू हमारे लिए क्या लेकर आया है और कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हमें प्रीलिम्स बेस के लिए पढ़ना है। देखते हैं, पहला है 12 किल्स एज ए वायलेंस मार्स पंचायत पोल इन बंगाल। देखिए क्या होता है ना कि ये जब भी पोल्स होते हैं इंडिया में तो ये नॉर्मल सी बात है। वैसे तो ये नॉर्मल सी बात है कि कहीं बूथ कैप्चरिंग हो जाता है आपका, है ना, और उसके बाद कहीं दंगे फसाद हो जाते हैं, बट ये थोड़ा सा एक रेयर केस सा है जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। सो दिस इज़ अ वेरी सैड। अच्छा, इसमें देखिए मैं बताऊँ क्या था। जो 12 लोग मरे हैं ना, उनमें से 7 जो लोग थे ना वो तृणमूल कांग्रेस के थे और 2 थे वो बीजेपी के थे। ठीक है, 7 तृणमूल कांग्रेस के, 2 आपके बीजेपी के हो गए। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के थे एक, ठीक है, और एक आपके कांग्रेस के। यानी कुल मिला के आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है आपका बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 थे। तो यानी कि आपके जो देखिए इनका कोई रिलेशंस नहीं है हमारे फिल्म सर्विस के लिए, बट ये बड़ी विडम्बना है अपने इंडिया में कि क्या होता है जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें दंगे फसाद, बूथ कैप्चरिंग। और कई बार ऐसा हुआ था कि जैसे मैं भी लास्ट टाइम इलेक्शन में पीठासीन था तो मैंने वहाँ देखा कि जैसे जो भी बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, इनको एक बूथ मिलता है ब्लॉक वाइज। तो वहाँ पे भी ऐसा ही सिचुएशन बनी थी कि मतलब बूथ कैप्चरिंग वाली सिचुएशन बनी थी। और उसके बाद कई जगह से जैसे अपना जो लाइसेंस करा लेते हैं राइफल वगैरह, उसको भी लेके लोग आ गए थे। तो कुल मिला के मैं बताऊँ ये दंगे फसाद जो होते हैं ना, बट हाँ इसमें ये गलत हुआ कि इसमें ये 12 लोगों की जान गई। ये बड़ी विडम्बना की बात है। तो इसमें से आपके 7 लोग जो हुए हैं वो सपोर्टर हैं किसके, तृणमूल के, तृणमूल कांग्रेस के, और 2 आपके हैं बीजेपी के, और 2 ही आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, और एक आपके कांग्रेस के हैं, है ना। तो पंचायत पोल के बारे में देखिए हम लोग इसमें बस इतना ही समझेंगे कि अभी जब आएगा ना इसको आर्टिकल, इसके वैसे तो ये आपका पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे बाद में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं एक नई चीज़ आई है, कमिंग वुमेन ओनली कोर्ट्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। अब बहुत जल्दी क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक कोर्ट आने वाला है। वो किसके लिए होगा, ओनली वुमेन्स। तो इसमें क्या दिया है, द यूनियन गवर्नमेंट इज सेट to launch an initiative under which women only court will be set up at the village level। कहाँ पर, village level पर। an alternative dispute resolutions form for issues such as domestic violence and property right and to counter the patriarchal system। patriarchal मतलब पुरुष प्रधान। किसको काउंटर करने के लिए, जो आ रही है, जो जिस कोर्ट की बात हो रही है वो आपका पैट्रिचल सिस्टम है, उसको काउंटर करने के लिए। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी राइट के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, ये सारे इशू को उनको कोर्ट देखेगा। अच्छा, अब देख लेते हैं और भी देखें और क्या चीज़ है। ये जो स्कीम है ना, दिस स्कीम विल बी लॉन्च एंड ऑन ए पायलट बेसिस 50 विलेज। कहाँ पर, ये 50 विलेजों में पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम कराया जाएगा इसका। कहाँ पे, और देखिए इन ईच, सबसे पहले आपका असम है और जम्मू एंड कश्मीर है। तो आप देखेंगे अभी तो देखिए इसके बारे में हमें बस इतना ही समझना है कि ये कहाँ पे आ रही है, असम और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और वुमेंस कोर्ट, अच्छा इसको आप वुमेंस कोर्ट भी कह सकते हैं। एंड एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। उसके 6 महीने के बाद इसको अपने कंट्री में उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो फर्स्टली ये कहाँ पर, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर में। और 3 चीज़ें अभी हमने समझी, पैट्रियार्चल के लिए, उसके बाद आपका हो गया प्रॉपर्टी के लिए, ओके, और उसके बाद आपका हो गया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। और स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर और असम। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में इनको एक्सटेंड किया जाएगा। अच्छा, इसको नारी अदालत भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, नारी अदालत। नारी अदालत वुमेन्स कोर्ट ऑफ ईच विलेज विल बी हैव। अब देखिए इसमें से आपको समझना क्या है, जो नारी अदालत आएगी ना उनमें आपके 7 से लेके 9 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 7 to 9 मेंबर, 7 to 9 मेंबर, ठीक है। और जो 7 से 9 मेंबर होते हैं ना, उनमें से आधे जो होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर। कहाँ से, ग्राम पंचायत से, ठीक है।
तो आधे जो मेंबर होंगे वो आपके होंगे इलेक्टेड मेंबर, कहाँ से, ग्राम पंचायत से। 7 से लेके 9 मेंबर होते हैं किस में, नारी अदालत में। जबकि जो अदर बच गए, जो रह गए, विल बी इंक्लूड, वो जैसे वो टीचर होंगे, डॉक्टर होंगे, सोशल वर्कर होंगे, हु वुड बी नॉन नॉमिनेटेड बाय द विलेज। तो आपके आधे हो गए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत और आधे हो गए आपके टीचर, डॉक्टर, सोशल वर्कर, और उनको नॉमिनेट कौन करेगा, वो करेंगे आपके विलेज के द्वारा। अच्छा अब क्या है, ये जो कोर्ट होगा ना, ये एड्रेस करेगा इंडिविजुअल केस ऑफ वुमेन्स गर्ल्स विद इन द लोकल कम्युनिटी हु रिक्वायर असिस्ट टू हैव ग्रीवेंस बट आल्सो रेज अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। अब देखिए ये क्या करेगा, ये इस कोर्ट का काम क्या होगा। अब वर्क देख लेते हैं, जो नारी अदालत है उसका वर्क क्या रहेगा। तो ये इंडिविजुअल केस को भी मतलब देखेगा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ गवर्नमेंट स्कीम आएंगी उनको भी देखेगा। लीगल राइट एंड इन टाइटल ऑफ वुमेन द नारी अदालत विल बी हाउ आर नॉट होल्ड एनी लीगल स्टेट, बट हाँ ये कोई भी लीगल स्टेट की पुष्टि नहीं करेगा। तो देखते हैं जब ये आएगा तो क्या और आउटकम निकल के आता है। तो अभी आपको इतना ही समझना था कि जम्मू एंड कश्मीर और आपका असम में इसकी स्टार्टिंग होगी, एंड देन उसके बाद ये फिर 6 मंथ के अंदर अपने इंडियन कंट्री में, अपने प्यारे भारत में इसको एक्सटेंड किया जाएगा अदर स्टेट में। अच्छा उसके बाद इसमें आपको मेंबर याद रखनी है, कितने मेंबर हैं, 7 से 9 मेंबर हैं। तो जो आधे मेंबर हैं वो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं, कहाँ से, पंचायत से, और उसके बाद आधे मेंबर हैं वो डॉक्टर, टीचर, है ना, एक्सेट्रा। और बाद बाकी ये गवर्नमेंट स्कीम को भी देखेगी और जो इंडिविजुअल केस है उनको भी देखेगी। अच्छा अब देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। देखिए ये रूट्स टू हिमाचल, राहुल स्टॉप इन हरियाणा टू इंटरेक्ट विद फार्मर। तो हमारे राहुल जी किससे मिले हैं, देखिए क्या है ना, उनको लोग कई अजीबोगरीब नाम से पुकारते हैं, जैसे पप्पू, और भी आपने नाम सुने होंगे। तो और उनका एक बड़ा वो है, जब भी वो निकलते हैं, जैसे रोड पे अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी माँ का फीता बांध रहे थे, है ना। तो इस तरीके से ऐसे एक बच्ची को गोद ले लिया था। तो ये कहानी चलती रहती है। अब उन्होंने एक नया यहाँ पे और देखेंगे एक कारनामा और किया है। अभी क्या किया है उन्होंने, पैडी कल्टीवेशन, अभी पैडी चल रहा है ना, मतलब धान की रुपाई हो रही है। धान की खेती एक्चुअली में क्या होता है ना, बरसात होती है तब उसकी रुपाई होती है। तो रुपाई में क्या सीन होता है, ये लोकल लैंग्वेज है जिसको मैं बोल रहा हूँ रुपाई। इसमें क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए एक पौध कर दी जाती है धान की, और उनको उस पौध को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके उसको दूसरे फील्ड में लगाया जाता है, यानी दूसरे खेत में लगाया जाता है। तो हरियाणा में इंटरेक्ट हुए हैं वो किससे, फार्मर से। अच्छा अब इसमें देखिए मैं बताऊं, इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ इसमें से हमारे लिए एक है, हमारा जो सिलेबस में है वो है क्रॉप। तो क्रॉप में हमारे पास मिल रही है यहाँ पे पैडी, हम इसको निकालेंगे। देखिए मैं यही चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। क्या करते हैं ना हम, जैसे कि हमने आर्टिकल पढ़ा तो हमें लगा यार कि वो इंटरेक्ट हुए फार्मर से, दैट्स इट, फिनिश। उसके बाद नहीं, हमको अपने सिलेबस में जाना है और ये देखना है क्या ये हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के साथ ही हम अपना एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं जो अपना सिलेबस से रिलेवेंट है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। फॉर्मर कांग्रेस चीफ राहुल गांधी ऑन सैटरडे इंटरेक्ट विद द फार्मर हु वर वर्किंग इन द फील्ड, देन ड्रॉप अ ट्रैक्टर, क्या चलाया उन्होंने, ट्रैक्टर भी चलाया, एंड टुक पार्ट इन अ पैडी कल्टीवेशन इन ये आपका मदीना विलेज इन द हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है वो हम देख लेते हैं, वो देखते हैं। वेट, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं राइस कल्टीवेशन के बारे में। तो राइस, अब यहाँ देखते हैं, राइस प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए राइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड। तो अब आपको लाइन निकाल लेनी है, इंडिया राइस को प्रोड्यूस करने में कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे। पहले तो आपको यहाँ समझना है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। क्लियर कट यहाँ तक। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़ वेस्ट बंगाल। तो पहला पॉइंट आपका ये निकलेगा कि सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। देखिए यही होता है ना, जब हमारा ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3, ओनली पेयर 4 क्वेश्चन बनेंगे तो हमें सेकंड वाला रैंक तो आपको याद करके चलनी है। रैंक का तो डेफिनेटली है कि वहाँ जब भी कोई भी क्रॉप क्वेश्चन में पुटअप होता है तो वहाँ रैंक का जरूर इशू होता है। हम भूल भी जाते हैं कि रैंक ये नहीं ये होगी, रैंक ये नहीं ये होगी। तो ये इस रैंक को आपको रख लेना है कि प्रोड्यूसिंग के मामले में हम कौन से नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे। ओके, अच्छा अब स्टेट की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी है हमारी, वेस्ट बंगाल।
2 पॉइंट अभी मैंने हल्का समझा दिया, और भी जब ये आर्टिकल और आते रहेंगे तो हम और ब्रॉड में करते रहेंगे, अभी हल्का हल्का समझ के चलेंगे हम। तो राइस सेकंड नंबर पे आ गया, वेस्ट बंगाल आपका स्टेट में आपका फर्स्ट रैंक पे है। आगे द मेन राइस ग्रोइंग सीजन इन कंट्री इन खरीफ, और ये किस किस सीजन में होती है, वो होती है खरीफ। हम क्या होता है ना, मैं बताऊँ आपको, जब ये 3 चीज़ें आप देखिए, चावल जब भी आएगा, चावल की बात जब भी होगी, राइस की बात जब भी होगी, पैडी की बात जब भी होगी, तो दिमाग में आपके 3 पॉइंट जरूर लाने चाहिए कि भैया इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड प्रोड्यूसर है, और उसके बाद जो स्टेट में वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद आपका फिर कौन से सीजन में होता है, ये खरीफ के में। तो इन 3 आपको चीज़ों को अभी लिख लेना है, नोट कर लेना है। रीज़न क्या है ना कि हम ब्रॉड पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और हम लिखते नहीं। अब आप कहीं भी जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, तो शॉर्ट नोट्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए राइस लिखा आपने, ठीक है, तो राइस के बाद अगर आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे ना, अपना एक कहते हैं शॉर्ट बोर्ड को, वेरी शॉर्ट नोट्स, पर आपने सेकंड लिख लिया, डब्ल्यू भी लिख लिया यानी वेस्ट बंगाल, और उसके बाद फिर आपने लिख लिया खरीफ, बस दैट्स इट। ये 3 लाइन आपने लिखनी, 1 2 3। तो इससे इजी है कि आप स्लो प्रोसेस में अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। अब राइस की बात कभी भी होगी, उसके बाद आप इसी में और ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इस आर्टिकल का पढ़ने का कोई मतलब नहीं था हमारा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड, है ना, वाई वी रीड दिस टॉपिक, है ना। तो ये सब हमें देख के चलना है। आगे चलते हैं, फिर हम क्या है, अब देखते हैं हम नॉन हिंदू नेम फॉर कैप्टिव एलिफेंट स्टिल टैबो इन केरला। अब देखिए जो नॉन हिंदू लोग हैं ना, नॉन हिंदू लोग, वेट, जो नॉन हिंदू नेम फॉर कैप्टिव एलिफेंट स्टिल टैबू इन केरला। तो नॉन हिंदू लोगों ने भी जो एलिफेंट है उसका नाम वही रहने दिया जो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उनमें उन्होंने चेंजेस नहीं किया। अब अभी देखिए मैं बताऊं, जब केरला स्टोरी आई तो बहुत सा घमासान मचा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम आपस में वहाँ क्या होता है कि जैसे हिंदू लड़कियों को बाहर अदर कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाता है और भाई मुस्लिम के द्वारा, है ना। तो ये तथ्य अभी भी जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है। अगर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा ये वाला टॉपिक, ये वाली मूवी, है ना, तो इसमें देखते हैं हम। बट हाँ, जो भी है ऐसी चीज़ें बड़ी, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन चीज़ों पे क्या सही है क्या गलत है वो कुछ भी क्लियर कट नहीं होता है ना। और जो नेम बताए गए, आई थिंक जितनी भी गर्ल्स थी उसमें से, है ना, डेटा जो बताया गया था वो डेटा अगर सही है तो फिर ये बहुत गलत हुआ है ना। तो आगे देखते हैं हम क्या है, ये ओवर द ईयर captive elephants have been integral part of the procession taken out during festival of different faith in केरला एंड डिफरेंट। जब फेथ के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ भी इनको जो आपके एलिफेंट होते हैं उनको वहाँ भी ले जाया जाता है। दो मोस्ट ऑफ देम नॉन हिंदू ओनर हार्डली एनी ऑफ देम स्पोर्ट्स नॉन हिंदू नेम। अब देखिए मैं बताऊँ क्या है इसमें, आपके लिए ना पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं है, ये तो आपका एक केरला में अगर आप चाहें तो मेंस पर्सपेक्टिव से इतना समझ सकते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पे नॉन हिंदू भी जो एलिफेंट होते हैं उनको उसी लेवल से देखते हैं जिस लेवल से हिंदू देखते हैं। तो मैं बताऊँ क्योंकि भाई हमारे लिए तो ये गणेश है ना, गणेश ही हैं हमारे, गणेश भगवान हैं। तो इसमें अब हमें निकालना क्या है, पढ़ना क्या है ना, वाई वी रीड दिस टॉपिक एंड वी वांट टू connected our topic with the syllabus। सो यहाँ पे हमारे पास निकालने के लिए एलिफेंट, पहले तो आपको इतना क्लियर करना है कि भाई एलिफेंट जो है ना वो आपका किस उसके अंडर आता है, किस, जैसे इंडेंजर्ड है ना, या फिर मान लीजिए IUCN स्टेटस जो होता है, IUCN स्टेटस के में किसके अंतर्गत आता है, IUCN स्टेटस के अंतर्गत जैसे आपका इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है ना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो पहले तो हमको इतना समझना, जब भी एलिफेंट वर्ड आए तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि भाई ये इंडेंजर्ड है। तो मैंने यहाँ पे लोगो लगा रखा है आपका, इंडेंजर्ड है, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल किस में आता है, ये फर्स्ट में, इतना समझ गए आप, 2 बातें आपको याद आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमारे पास निकालने के लिए यहाँ पर है, ये मेरा हैंड रिटन में फिलिंग मैंने खुद किया है। तो यही मैं आपको बता रहा था क्या करना है ना, कि जैसे लोकेशन आपकी आती रहती है तो आप उसको फिल करते जाएंगे। तो वैसे तो हमें केरला का पढ़ना था क्योंकि केरला की बात चल रही है, बट हम क्या करेंगे ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं
कि एलिफेंट रिजर्व कहाँ कहाँ होते हैं। अब क्वेश्चन जब बनता है तो एक साइड पे तो आपका मान लीजिए एलिफेंट रिजर्व लिखा रहेगा और एक साइड पे आपका स्टेट लिखा रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। फिर नीचे जाके वो पूछ लेंगे आपसे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी जो आपकी लोकेशन है कहाँ पर है। देखिए थोड़ा सा मैं याद कराने की कोशिश करूँगा आपको। ये है आपकी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। अच्छा अब देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शिव भगवान है ना हमारे, वो कहाँ बैठते हैं भाई? सबसे ऊपर है ना। तो ऊपर उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ है, वहाँ पर वो बैठते हैं। तो आप इसको ऐसे, ये मेरे याद कराने का मतलब है, इसका कोई और मतलब मत निकाल लेना, ठीक है। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। आगे देखते हैं हम। फिर हमारे पास है, अब देखिए इसको तो आप याद ही कर लेंगे, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, इसको हमें कुछ याद नहीं करना, ये तो यूपी में है ही, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है साउथ अरुणाचल प्रदेश और कामेंग एलिफेंट रिजर्व। अब आपके लिए याद करने के लिए यहाँ पे है कामेंग एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? तो क्या यानी कि अरुण बोला, अरुण चल यानी कि अरुणाचल प्रदेश, अरुण चलते हैं और कुछ क्या करते हैं? काम करते हैं। अब तो अरुण खुद से ही बोला कि चलते हैं और कुछ काम करते हैं, तो अरुण यानी कि ये मिलेगा आपको कामिंग। क्लियर हुआ? दो आपने याद कर लिया अच्छे तरीके से भी। शिवालिक यानी कि जो उत्तर, कहाँ पे? उत्तराखंड में। और अरुण चलते हैं और क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम देखते हैं असम। असम में मिलता है देखिए दिहिंग पटकाई, सोनितपुर, ठीक है, काजीरंगा, उसके बाद चिरांग और धनसिरी। तो देखिए अब आप इनको कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये आसमान है ना। तो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि समान नहीं है, क्या? जैसे देह, शरीर, जो इंसान की देह मतलब शरीर यानी बॉडी, ठीक है। देखिए मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फ्रेशर हैं जिनको याद है वो एक बार रिवाइज कर लें, अपना देख लें, ठीक है। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देह, शरीर यानी कि जिसको बोलते हैं हम बॉडी। बॉडी कैसी होती है? सबकी असमान होती है, समान नहीं होती है। तो यहाँ हो गया आपका देहिंग पटकाई। अच्छा अब आ जाते हैं हम सोनित। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कई गर्ल्स का नाम सोनी होता है, कई गर्ल्स का नाम क्या होता है? सोनी। वो भी समान नहीं होती है ना। कोई सोनी हाइट में छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। तो वो भी हमारा क्या होगा? असम, ठीक है। आगे देखते हैं हम काजी और रंग। अब देखिए काजी आप कोई माइंड ना करें, रत्ती भर माइंड ना करें, सिर्फ याद करने का तरीका है। काजी अपना मुस्लिम वर्ड है और रंग अपना हिंदू वर्ड है। मैंने बोलने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों मिल रहे हैं। अब दोनों मिल रहे हैं यानी कोई काजी है, अगर उनके ऊपर रंग डाल दिया तो ये तो भाई कैसी बात हो गई? यानी कि असमान बात हो गई। मतलब रंग उनको पसंद नहीं था और रंग उनके ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो माइंड नहीं करें, सिर्फ याद करना है हमें। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम चिराग। इसी तरीके से सोनी जैसे अलग है, उसी तरीके से चिराग भी असमान है। अच्छा आगे देखते हैं हम धन। धन मतलब पैसा, मनी मतलब ये भी सबकी पॉकेट में अलग अलग है। कोई भाई रईस है तो कोई गरीब है, कोई मॉडरेट है। जैसे कोई आपके मान लीजिए अडानी जी है, पैसा बहुत है, और कोई मान लीजिए आपका जो स्लम एरिया में रहता है वो बहुत गरीब है। तो धन भी सबके पास असमान है। तो अब हमें याद करना था असम की जो एलिफेंट रिजर्व है उसमें दिहिंग असमान है, सोनी लड़कियों के नाम अलग अलग और हाइट अलग अलग, काजी के ऊपर रंग डल गया तो ये भी असमान है। चिराग को मैंने याद कराने की कोशिश की, ये सोनी और चिराग एक ही बात है, जिनकी हाइट कम ज़्यादा होगी। और धनश्री लोगों के पास मनी कम ज़्यादा होता है। तो याद कराने की कोशिश थी, जिनको याद है वो एक बार रिवाइज कर लें इसको, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है का मतलब ये है कि वो इसको एक बार याद कर लें, है ना, रिवाइज कर लें अपना। आगे आ जाते हैं हम। फिर हमें मिलता है यहाँ पे मेघालय में, देखते हैं हम। वेट, मेघालय नहीं है, ये है हमारा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। यहाँ नागालैंड में मिलेगा हमें इटांकी। क्या मिलेगा? इटांकी। तो इसको आप याद कर लेंगे। इटांकी मतलब जो टांग आपकी या लेग्स जिसकी हम बात, तो इसको हमने कैसे निकाल लिया इटांगी को? इटांगी बोले तो देखिए टांग, ठीक है। अब आप सेंस समझ गए होंगे। वही सीधी सी बात है कि टांग का संबंध किससे है आपका? जब कहते हैं ना कि मतलब वो नागा बाबा थे, है ना, तो वो आपके कुछ
भगवा कपड़े पहन लेते हैं तो उनकी मतलब मोस्टली टांग दिखती हैं। सेंस है, एक कॉमन वर्ड है, बहुत लोकल वर्ड मैंने यूज़ करे हैं जिससे आपको ये याद हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा मयूरभंज, ठीक है, मयूर झरना, सॉरी क्या मिलेगा, मयूर झरना और ईस्टर्न द्वार। ये तो खैर आपको पता होगा, ईस्टर्न द्वार क्या है, वेस्ट बंगाल है, और दूसरा क्या है आपका मयूर झरना, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल, तो अब देखते हैं, आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, तो ये देखिए दोनों वर्ड बहुत सिंपल हैं, क्या है, क्योंकि ईस्ट द्वार आपने पढ़ा होगा और मयूर को आप कनेक्ट कर देंगे किससे, बंगाल से। अच्छा, फिर हमें मिल जाता है एक और है इसमें, वो है आपका झारखंड में मिलेगा आपको सिंह भूमि। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, सिंह भूमि, है ना। तो मतलब सिंह, शेरों की भूमि। अब शेर कहाँ रहते हैं, झाड़ियों में। शेर कहाँ रहते हैं, झाड़ियों में, तो उसको बोल देंगे आप झारखंड। क्लियर कट है यहाँ तक, इतना हमने याद कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हमें मिलती हैं, फिर देखेंगे हम आंध्र प्रदेश में हमें मिलती है रायला एलिफेंट रिजर्व। क्या मिलता है हमें, रायला एलिफेंट रिजर्व। ये कहाँ मिलेगा हमें, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तमिलनाडु में हम देख लेते हैं श्रीवल्ली पुथूर, कोयम्बटूर, अन्नामलाई और नीलगिरी। ये कहाँ मिलेगी हमें, तमिलनाडु में। अब इसको याद करने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तमिलनाडु में जो भी एलिफेंट रिजर्व हैं उनको स्केन बोला जाता है। तो स्केन का मतलब हुआ, देखिए स्केन, स्केन मतलब श्रीवल्ली, सी फॉर कोयम्बटूर, ए फॉर आपका अन्नामलाई और सी फॉर एन फॉर नीलगिरी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अभी हमने पढ़ा तो केरला का था, बट हम देख रहे हैं कि हमने एक बार रिवाइज कर लिया पूरे मैप को, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, फिर अब आ जाते हैं केरला की। तो केरला में मिलती है हमें, देखिए अन्नामुडी, पेरियार, वायनाड और नीलाम्बूर। ये आपको एलिफेंट रिजर्व मिलते हैं कहाँ पर, केरला में। कौन कौन से हैं, अन्नामुडी, ठीक है, पेरियार, वायनाड और नीलाम्बूर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कर्नाटका में। तो कर्नाटका में मिलते हैं कौन, मैसूर। और उड़ीसा में हमें कौन से मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं 5। वो कौन कौन से हैं, देखिए मयूरभंज उड़ीसा में, और मयूर झरना वो मिलेगा, देखिए किसी द्वार से तो झरना निकल के जा रहा होगा ना, तो वो वेस्ट बंगाल में चला गया, बट मयूरभंज की बात करेंगे तो उड़ीसा में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भंज लगा होगा तो आप इसको उड़ीसा बोलेंगे, ठीक है, और जब झरना लगा होगा तो आप इसको वेस्ट बंगाल बोलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से मैंने याद कराया, क्योंकि एलिफेंट एक अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए मैं जब भी एलिफेंट या इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और जो टॉपिक आएंगे, है ना, न्यूज़ में, तो उनको मैं आपका लोकेशन बेस या फिर मान लीजिए उससे और भी रिलेवेंट जो भी चीज़ है उनको हम देख के चलेंगे। तो यहाँ पे मयूरभंज है और महानदी है ना, उसके बाद संबलपुर है, बैतरनी है और साउथ उड़ीसा। तो उड़ीसा से तो आप निकाल लेंगे, उड़ीसा है, ठीक है। अब उड़ गया, क्या उड़ा वही देखते हैं, अब मयूर, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ से, महानदी से उड़ा, ठीक है, और उसके वो कहाँ गया, संबल में, ठीक है, और फिर वो बैठा, वहाँ जाके बैठा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं एक बार, ये आपकी होगी लोकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मैं बताऊँ, कभी कभार क्या होता है ना कि जब इसका क्वेश्चन बनता है ना एलिफेंट रिजर्व का, जब भी क्वेश्चन बनता है ना, तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है, कैसी, कि वो आपको दे देंगे कि एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं, लोकेशन मैंने अभी देखे क्वेश्चन से, उनमें से कई जो टेस्ट सीरीज थी उनमें लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, लास्ट टाइम आए थे, ठीक। अब इन्होंने पूछा कैसे, मैं बताऊँ आपको, जो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज कोचिंग वालों की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि सिविल किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपनी यूपीएससी में। अब जैसे उन्होंने पूछ लिया कि राजस्थान में एलिफेंट रिजर्व है या नहीं है, तो आपको क्लियर कट होना चाहिए, भाई साहब राजस्थान में एलिफेंट रिजर्व नहीं है, गुजरात में नहीं है, एमपी में सिंगल आपका एलिफेंट रिजर्व नहीं है। उसके बाद हम फिर आ जाओ, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका इधर आ जाओ आप, सॉरी लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, ठीक है, पंजाब में भी नहीं है आपका, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं और भी जो स्टेट बचे उनमें नहीं है। तो इसी तरीके से आपको ना क्रॉस लगा लेना है कि भाई इनमें नहीं है, किस में नहीं है, क्योंकि अब यूपीएससी में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ वहाँ है और कौन सी चीज़ वहाँ नहीं है, ठीक है, कौन सी चीज़ वहाँ है और कौन सी चीज़ नहीं है, इन चीज़ों को आपको देख के चलना है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। चलिए आगे चलते हैं फिर हम, और ये हमें पता क्या है, ये इंडेंजर्ड में आता है। अब क्या हमारे पास, ट्राइबल बॉडीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूसीसी नियर झारखंड बीजेपी हेडक्वार्टर। देखिए कल मैंने इसको बड़ी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था कि हम नेल टू टूथ लड़ेंगे, यानी कि हर फाइट लड़ेंगे, बट हम यूसीसी को
नहीं आने देंगे। और आई थिंक मैंने थंबनेल भी यही लगाया है कि हम यूसीसी कोड लागू नहीं होने देंगे। ये एक्चुअली में झारखंड में कल आपने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने एक अपनी इंडिविजुअल कह सकते हैं आप पंचायत की, और कैसे प्रोटेस्ट करना है उसकी भी बात की। उसमें से हमने कहीं, और जैसे औराउन करके आपकी एक थी जो कहाँ झारखंड में थी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था, अखाड़ा हमने पढ़ा था। तो जिन स्टूडेंटों ने, अगर ये नए वर्ड उनको लग रहे हैं, तो वो लास्ट वाली वीडियो को जाके देख लेंगे जिसका थंबनेल है। थंबनेल मैंने बताया था आपको कि हम यूसीसी कोड को नहीं लागू होने देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी नॉट इजी लाइक डाइल्यूटिंग आर्टिकल 370। ये किसने कहा है? आज़ाद। यानी कि ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है ना, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, इन्होंने ये बोला कि भाई जो 370 को तुमने डाइल्यूट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, उस तरीके से आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आर्टिकल कौन सा भाई बताएं ज़रा इसको कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल 44 किस में आएगा? ये डीपीएसमी में। ठीक है, कौन सा पार्ट होगा ये? लिबरल, गांधीयन या सोशल? तो ये हमारा होगा लिबरल। मैंने आपसे कल ही कहा था, और लास्ट वाली वीडियो में मैंने कई बार आपसे बोला था कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आए तो आपको ये फालतू की बकवास और ये न्यूज़ नहीं देखनी है कि उनके साथ ये हो गया, अदर कास्ट के साथ, ये मुस्लिम, ये इसके वो हैं। वो आपके लिए मैथ्स पर्सपेक्टिव से आपको देख के चलना है ओनली, बस। नहीं तो ये फालतू की वीडियो नहीं देखनी है। बट आपको ये अपने ये चीज़ है ना, ये इनको दिमाग में रखना है। नहीं तो फालतू की चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं कि अच्छा वहाँ पे मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने विवाह का डिबेट किया। दैट्स नॉट रिलेटिव अवर सिलेबस। रिलेटिव अवर सिलेबस इज आर्टिकल कौन सा है, किसके अंतर्गत आता है, किससे रिलेवेंट है। तो इन चीज़ों को हमें देखना है। हालांकि मैं आर्टिकल 370 को भी बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, तो आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लेंगे उसे। अब टॉपिक है हमारे पास महाराष्ट्र स्पीकर इशू, ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन नोटिस टू 40 सेना एमएलए। तो 40 सेना के एमएलए हैं, उनको नोटिस दे दिया गया। किसका? डिसक्वालिफिकेशन का। किसने दिया? स्पीकर ने। अब आपके लिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये कई बार हम लोग कर चुके हैं इसको, डिसक्वालिफिकेशन वाला 10th शेड्यूल के अंतर्गत, है ना। तो इसको हम कई बार कर चुके हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि अब देखिए, अगर ये प्रेसिडेंट वाला मोस्टली कन्फ्यूज है ना, हम सोचेंगे यार प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है तो वो सब ये काम करते होंगे। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेडलाइन ही ऐसी बनी है कि महाराष्ट्र स्पीकर इशू डिसक्वालिफिकेशन नोटिस टू द 14 सेना एमएलए। अब आपके लिए तो यहाँ जो क्वेश्चन निकलना था ना प्रीलिम्स का, वो यहीं से निकल आया कि डिसक्वालिफिकेशन का डिसक्वालीफाई कौन करता है, तो वो सब स्पीकर करते हैं। ठीक है, चेयरमैन के होंगे तो चेयरमैन होंगे तो वो राज्यसभा से, और स्पीकर होंगे तो वो लोकसभा से। तो चेयरमैन करते हैं वो, आपका इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ से ही जो हमारा निकलने वाला क्वेश्चन था वो यहीं से निकल आया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए, हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, बट हाँ मैंने फिर भी इसको एक बार पेश कर दिया है। इसको मैं दो बार पढ़ा चुका, बट जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए ये फर्स्ट होगा, और जो ओल्ड हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेक्शन होगा। क्या है? अ मेंबर इनकर डिसक्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉ किसके अंडर आता है? 10th शेड्यूल के। इसको मैं ज़्यादा आपका डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं क्या है, कैसे। इफ़ ही वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये है कि उस जिस पार्टी से वो चुना गया और उसी पार्टी को उसने छोड़ दिया, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? डिसक्वालिफिकेशन के। या फिर मान लीजिए कि ही वोट्स अब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी, यानी कि वो जिस पार्टी ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए तो उससे उस पार्टी को वोटिंग करने से वो क्या कर रहा है? एब्सटेन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो अगर इंडिपेंडेंटली, यानी जिसको हम हिंदी बोलते हैं निर्दलीय, अगर वो निर्दलीय चुना गया और उसके बाद उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? डिसक्वालिफिकेशन। आ गया है, इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, या फिर वो 6 मंथ के बाद उसको ज्वाइन करता है, तब भी वो क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाई। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर अब क्या है कहानी ये है कि द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। तो आपको शेड्यूल याद रखनी है, पॉलिटी को इस तरीके से रिलेवेंट करके चलना है। डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, क्लियर कट, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। अच्छा, 92 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था, डिसीजन ऑफ द चेयरमैन एंड स्पीकर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है ये, क्या 10th शेड्यूल, ठीक है। किसके लिए है? डिफेंस आपका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसको आप लास्ट वाली वीडियो में मैंने और ज़्यादा डिस्कस किया, अभी आपको मैंने ब्रीफ समझा दिया सी, ठीक है। क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट कम अप विद रेयर फाइंडिंग इन तमिलनाडु। तो उन्हें कुछ तमिलनाडु में मिला है, किनको? आर्कियोलॉजिस्ट को। अच्छा, ये जो भी चीज़ें मिली है ना, वो संगम एज की है। कौन सी एज की है? संगम एज की। अच्छा, पहले तो आपको इतना समझना है। अब देखते हैं क्या क्या मिला है उन्हें। तो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, अ गोल्ड स्टड, ठीक है, यानी कि सोने का स्टड एंड बोन, ठीक है। उसके बाद एंड कार्नियल बीड्स, और कुछ कार्नियल मोती मिले हैं, हैव बीन अनथेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ काप पोरपोनकोट्टी इन पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट। तो आपको साइड याद रखनी है, वो है आपकी पोर्न पुनई कुट्टई। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो पोर्ना कुट्टई, और कहाँ की बात है? तमिलनाडु में। तो आपको साइड देख लेंगे और आप देख लेंगे स्टेट है आपकी तमिलनाडु। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है साहब। और ये किस एज के हैं? वो हैं संगम एज के, ठीक। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, थोड़ा फिगर से भी हम समझ सकते हैं। फ्रॉम लेफ्ट से हम चलते हैं, तो आपको पहले मिलेगा कार्नियल बीड्स, ठीक है, और उसके बाद मिलेगा फिर आपको गोल्ड स्टड, ठीक, और उसके बाद मिलेगा आपको बोन पॉइंट, ये बोन पॉइंट। अब ये तीनों चीज़ें किस किस के लिए यूज होती थी? तो आपको पहले तो बस इतना सा ये अपना ना, ये शॉर्ट वाला, इनको आपको लिखना है तमिलनाडु। क्या लिख लेना है इनका आंसर? तमिलनाडु। बस इतना यहाँ पे छोड़ देना है, गोल्ड स्टड, बोन पॉइंट और कार्नियल बीड्स, ये हमें तीनों मिले हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में। इतना हमने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। किस एज के हैं? संगम के। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? अब देखते हैं, जो गोल्ड वाला था ना, गोल्ड स्टड फ्लोर डिजाइन विद 6 पीटल्स वाज फाउंड, ये किसके लिए यूज होता था? आप सीधी सी बात है, आपने सुना होगा, हमारी जो आज प्रेजेंट टाइप की जो महिलाएं हैं, तो वो क्या करती हैं? नाक में एक नथुनी पहनती हैं, है ना। आई थिंक उसको कुछ और बोलते होंगे, तो मैं तो उसको नथुनी समझता हूँ, जो भी है, आप लोग जो जानते होंगे उसे, या जो नाक में पहना जाता है ना, तो वो एक्चुअली में जो ये आपका गोल्ड स्टर था, वो नाक के यूज के लिए था, नाक में पहनने के लिए। और जो बोन पॉइंट मिला है आपका, ठीक है, ये आपका था किसके लिए? सिलाई के लिए, यूज्ड फॉर द वीविंग। किसके लिए था ये? सिलाई के लिए। तो स्टड, जो गोल्ड स्टड मिला वो आपका नाक में पहनने के लिए, और बोन पॉइंट मिला आपका, वो किसके लिए था? वो था आपका सिलाई के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कार्नियल बीड की बात। तो ये हमारा किस में यूज होता था? कार्नियल बीड्स हमारा किसके लिए यूज होता था, उसको देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द रेड राउंड शेप्ड कार्नियल बीड इज पॉइंटेड टू डोमेस्टिक ट्रेड, यानी घरेलू व्यापार। किसके लिए? घरेलू व्यापार के लिए इसको यूज किया जाता था। बस इतना ही आपको समझना था। आपको लिए जो भी आर्टिकल में था, तो वो चीज़ें आपको निकाल लेती थी। यहाँ पे आपका गोल्ड स्टड हो गया, बॉन पॉइंट हो गया, कार्नियल बीड्स हो गए। गोल्ड मैंने बता दिया आपका नाक के लिए, फोन मैंने बता दिया आपका सिलाई के लिए, और उसके बाद आपकी एक चीज़ और थी, हमें मिली थी, वो थी कार्नियल बीड्स, वो हमारा था डोमेस्टिक ट्रेड के लिए। दैट्स इट, बस इतना ही हमें पढ़ना था इसमें। और एक साइड हमें दिखनी थी, अगर ये वाला वर्ड आपको कहीं मिल जाए ना, इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना एक बार। ये है आपका पोरना पन्नई कुट्टई, पोर पन्ना कुट्टई, ये है आपका तमिलनाडु में साइड है। फर्स्ट दैट्स इट, इतना पढ़ना था इसमें। आगे चलते हैं फिर हम। देखिए, लिफ्ट वैन ऑन इंटरनेट सर्विस विद सेफ गार्ड मणिपुर हाई कोर्ट टेल्स स्टेट, ये मैंने कल आपको बताया था, कल मैंने पढ़ाया भी था आपको कि एक्चुअली में जो भी इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर रहा है कि क्या डिसीजन लेगा मणिपुर हाई कोर्ट इन रिगार्डिंग विद दी आपका इंटरनेट सर्विस। सो उस पर से बैन हटाने की बात करी गई है, ठीक है। तो इसमें बस हमारे पास जो निकालने के लिए चीज़ें थी वो हमने निकाल ली थी कि इसमें आपकी कुकी मैती है, उसके बाद पैबी मूवमेंट है, कहाँ पे? मणिपुर में। ट्राइब्स भी हमने पढ़ ली थी इसकी, मणिपुर की, तो वो आप लास्ट वाली वीडियो में देख लेंगे, वो हमारा क्लियर है आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर हम।
देखिए, सेंटर एडिंग मोर सर्विस टू आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर। क्या हो रहा है, सेंटर ऐड कर रहे हैं मोर सर्विस आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर में। कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, देखिए मैं बताऊं, जैसे स्क्रीनिंग है, प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, नॉन कम्युनिकल डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन ऑफ्थल्मिक एंड ईएनटी प्रॉब्लम, बेसिक ओरल हेल्थ केयर, है ना। ये सारी चीज़ें अब ऐड हो रही हैं कहाँ पे, आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर में। अच्छा, देखते हैं अब क्या है। ये जो प्रोग्राम है ना, आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर और वेलनेस सेंटर इसको बोला जाता है ना प्रोग्राम, इसमें से लगभग 1.6 लाख सेंटर में से लगभग 1,78,000 यानी कि 1,78,000.87 करोड़ बेनिफिशरी, लगभग कितनों को फ़ायदा मिला है इसमें, 1.78 करोड़ लोगों को, ठीक है, पिछले 5 सालों में। अच्छा, अब इसमें से यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम कुछ चीज़ों को और ऐड कर दें, जैसे स्क्रीनिंग करना, ये पहले नहीं थी, ठीक है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे, प्रिवेंशन करना, ठीक है, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉन कम्युनिकल डिजीजेस, है ना, केयर ऑफ कॉमन ऑफ्थल्मिक, यानी कि इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें ऐड की जा रही हैं अब किस में, आयुष्मान भारत में। तो थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम, इसमें से आप देखते हैं जो नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट है, उसने उसका टारगेट ये है कि भाई हमें सर्टिफिकेशन देना है 50% बाई 2022-26 तक, यानी कि 2026 तक हमें 50% लोगों को इस चीज़ के लिए कि आयुष्मान भारत से लोगों को इतना बेनिफिट रहा है, तो उसमें से 50% हमें करना है। द जो उसका एम है ना, द गोल टू प्रोवाइडेड कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर CPSC इंक्लूडिंग बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। अब देखिए, CPSC यानी कि इसको पहले तो आप समझ लीजिए क्या है, ये कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। अब इसमें दोनों आती हैं। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि ये आपकी कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में आपका, जैसे उसने लिख दिया यहाँ पे ओनली मैटरनल, कन्फ्यूज हो जाएंगे, नहीं भाई कॉम्प्रहेंसिव है ना, और प्राइमरी की बात है तो उसमें तो मदर और चिल्ड्रन दोनों आएंगे, ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी है। आगे क्या है, एंड नॉन कम्युनिकल डिजीज भी आएंगी। उसके बाद फ्री इसेंशियल ड्रग, जो कुछ फ्री इसेंशियल जो हमारी आवश्यक ड्रग होती है वो भी आएंगी उसमें, और डायग्नोस्टिक भी सर्विस भी आएंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं, और ये चीज़ आपको देखनी है, चाइल्ड, मैटरनल, ठीक है। उसके बाद जो फ्री इसेंशियल ड्रग होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है। अभी कुछ डेटा दिया है, द गवर्नमेंट रिकॉर्ड सो मोर देन 122.0 करोड़ कम्युनिटिव स्क्रीनिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैव बीन कंडक्टेड, ठीक है। इनमें से कितनी है, देखिए लगभग आपकी 41.81 करोड़ तो आपका हाइपरटेंशन का, 36.16 करोड़ आपका डायबिटीज़ का, और 24.75 करोड़ आपका ओरल कैंसर का, 11.44 करोड़ आपका ब्रेस्ट कैंसर का, और 7.83 आपका सर्वाइकल कैंसर का। घबराना नहीं है, इतना माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है, ये डेटा आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो कोई मतलब का यूज़ का नहीं है, बट हाँ जो साथ के साथ अपना मेंस देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। PDF में शेयर कर दूंगा, आप में टेलीग्राम ज्वाइन करके उसको PDF को देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो कुल मिलाकर आपको इतना समझना था कि आयुष्मान भारत हेल्थ केयर सेंटर में कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं। उनमें से आपकी स्क्रीनिंग है, प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, और जो किसको नॉन कम्युनिकल डिजीज के लिए है, ENT यानी कि आइज नोज थ्रोट, ये पहले नहीं था, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका CPSC होता है उसमें आपकी मैटरनल हेल्थ सर्विस, ठीक है, और जो फ्री इसेंशियल ड्रग होते हैं और जो डायग्नोस्टिक सर्विस होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। तो इसमें हमें इतना ही समझना था। आगे चलते हैं फिर हम, अब आ जाइए यहाँ पे, स्टेट फेल टू गेट टॉप ग्रेड इन स्कूल एजुकेशन। अब क्या होगा, ये सोशियो का पार्ट है आपका, यानी कि स्टेट फेल टू गेट टॉप ग्रेड इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो एक इंडेक्स होता है, तो पहले तो आपको इंडेक्स समझना है, PGI इंडेक्स जो होता है ना, उसको लेके आती है एजुकेशन मिनिस्ट्री। हमारा पहले तो एक पॉइंट क्लियर है, ये आपको नोट करना है कहीं भी या लिख लेना है। तो आपको समझना है कि जो आपका PGI है उसको लेके आती है एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जो टॉप पे रहेगा वो तो दक्ष होगा, उसको हम दक्ष कहेंगे, और जो आपका नीचे होगा उसको हम कहेंगे आकांक्षी और दक्ष। अब आप बड़ से भी समझ सकते हैं कि भाई दक्ष तो आपका ऊपर हुआ, ठीक है, और आकांक्षी आपके नीचे हुआ।
आकांक्षी। तो अब क्या था इसमें कहानी में बताऊँ, इसमें पंजाब और चंडीगढ़ ने टॉप किया है, इनकी टॉप रही है, ठीक है, रैंक। अब भाई हमें इतना इसमें हमें याद करने के लिए भाई हमारे लिए क्या है सर, वो बता दीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास क्या है, तो पहले तो आपको ये याद करना है कि जो आपका परफॉर्मेंस, देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये है आपका द एजुकेशन मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI रिलीज ऑन फ्राइडे। ये कब रिलीज हुआ, फ्राइडे को। इसमें आपका 10 ग्रेड पे जो थे विद दक्ष, और उसके बाद आपका और जो आकांक्षी थी वो आपकी बॉटम पे थी। तो आपको PGI जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको रिलीज़ करती है, उसमें से जो एबव वाला होता है वो दक्ष, और आपका बॉटम वाला होता है वो आकांक्षी। क्लियर है। उसके बाद आपको देख लेने हैं इसके क्या क्या, इसके देख लेने हैं जो 6 डोमेन होते हैं उनको हमें देख लेना है कौन कौन से हैं। तो अब आपको पहले तो ये याद रखना है कि वो आपका वही चंडीगढ़ और पंजाब ये टॉप में रहे हैं, ठीक है। किस में, PGI में। कौन लेके आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्लियर कट है। ऊपर वाले को दक्ष और बॉटम वाले को आकांक्षी। अब हम डोमेन देख लेते हैं। इसके डोमेन में देखेंगे आपको जैसे लर्निंग आउटकम, बच्चों ने क्या सीखा। एक्सेस, एजुकेशन की एक्सेस क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और फैसिलिटी कैसी मिल रही है। इक्विटी कैसी है, मतलब आपका कहीं ये तो नहीं है कि आप तास्लिज्म में देख रहे हैं। और गवर्नेंस प्रोसेस क्या है, किसके लिए, अंडर टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। तो आपको ये 5 पिलर लिख लेने हैं किसके, PGI के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लेके आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कौन सा, नंबर 1 आपका हुआ लर्निंग आउटकम, दूसरा हुआ आपका एक्सेस, तीसरा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा हुआ आपका इक्विटी, और पाँचवा हुआ आपका गवर्नेंस, और छठा हुआ आपका गवर्नेंस एंड टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। तो अब एक क्वेश्चन जब बनेगा ना तो आपसे यही पूछ लेगा कि PGI के कितने पिलर होते हैं, कितने डोमेन होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्या है फर्स्ट वाला। क्या है, द फर्स्ट पैरामीटर, अभी मैंने बताया था आपका क्या है, लर्निंग आउटकम्स। देखिए मैं इसको एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ जो कि मैंने तुमको बता दिया। द फर्स्ट पैरामीटर रिलेटेड टू द लर्निंग आउटकम, हाउ चिल्ड्रेन डू इन लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड सो ऑन। यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं अपनी भाषा को, गणित को, साइंस को, सोशल साइंस को। ये पहला पैरामीटर है जिसको बोलते हैं हम लर्निंग आउटकम। ये आपको नोट कर लेना है, पहला पैरामीटर। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा पैरामीटर क्या है भाई। दूसरा पैरामीटर है हमारे पास सेकंड पैरामीटर, अभी हमने पढ़ा था एक्सेस। एक्सेस टू एजुकेशन, किस टाइप की एजुकेशन का एक्सेस हो रहा है वहाँ पे, विच इंक्लूडेड नेट इनरोलमेंट, कितना इनरोलमेंट हुआ, कितना रिटेन बना के रखा आपने, एंड ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल। यानी कितना बच्चा ट्रांजिशन हुआ कहाँ से, प्राइमरी से अपर के लिए, और कितना रिटेन आपने बना के रखा, कितने इनरोलमेंट नहीं हुए, ठीक है। यानी कि एक्सेस टू एजुकेशन वो आपका सेकंड पिलर है। आगे थर्ड पिलर देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अभी हमने पढ़ा था। इन कंपासेस अवेलेबिलिटी ऑफ साइंस लैब होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए, बुक बैंक्स होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल का मतलब है व्यावसायिक शिक्षा। मतलब यही नहीं है कि आप किताबें पढ़ाए जाओ, किताब पढ़ाए जाओ, थ्योरी पढ़ाए जाओ, नहीं, आप उसको वोकेशनल भी पढ़ाएंगे। मीन्स मतलब जैसे मान लीजिए आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में, यू कैन से प्रैक्टिकल नॉलेज में, जैसे आपके डेयरी से भी वोकेशनल होता है, सिलाई मशीन से भी वोकेशनल होता है, उसके बाद आपको फोटोग्राफी से भी वोकेशनल होता है। तो ये वोकेशनल आप घबराएंगे नहीं। वोकेशनल का मतलब है बच्चों को स्किल्स के साथ एजुकेट करना। आगे है सप्लाई ऑफ मिड डे मील, फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म एंड फ्री टेक्स्ट बुक। ये आपको कौन सा है, थर्ड पिलर है, जिसको हमने क्या बोला था, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है। फोर्थ पिलर देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट मैंने करा दिया आपको, ये मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर ले रहा हूँ। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पिलर क्या है अपना, फोर्थ में इक्विटी। देखिए ये मैंने कहा था, कंसीडर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिटवीन द माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड दो जनरल कैटेगरी। समझ गए ना यहाँ तक, ये फोर्थ पैरामीटर है। अब देखते हैं आगे क्या है। लास्ट जो पैरामीटर है हमारा, एजुकेशन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इंक्लूडेड डिजिटल कैप्चर ऑफ डेली अटेंडेंस, परसेंटेज ऑफ सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल्स, वैकेंसी, एजुकेशनल पोस्ट। कुल मिला के लास्ट वाले पिलर में ये देखा जाएगा कि भाई हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, उसमें हमें कितने टीचरों की नीड है ना। तो इसको आप देख लेंगे। अब एक लेजर में मैं PGI को याद करा दूं आपको। PGI एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आती है, जिसमें अपर को आप दक्ष और लोअर को आप आकांक्षी कहते हैं। इसके 5 डोमेन होते हैं। पहला जो डोमेन होता है वो लर्निंग आउटकम, दूसरा वो होता है एजुकेशन ऑफ एक्सेस, तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, फोर्थ होता है आपका इक्विटी, और फिफ्थ होता है आपका गवर्नेंस प्रोसेसिंग एंड टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। क्लियर है यहाँ तक, ओके।
तो अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आज के लिए इनफ है इतना पढ़ने के लिए। ये है आपका यूएस एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो बस सही है, यूएस एंड चाइना को मतलब क्या ना, दोनों को मिलके और क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहिए। भाई कारण क्या है ना कि सारा पॉल्यूशन तो फैलाया आपने, और आपने उसके बाद थोप दिया किस पर, इम्पोज कर दिया जो लोअर कंट्री है ना, जो डेवलपिंग कंट्री है उन पे इम्पोज कर दिया। डेवलप आप तो हो गए भाई, आपने इम्पोज उन पे कर दिया, और सारा जो ना वो जो क्रेडिट करने का काम होता है वो एक्चुअली में ये लोग दे देते हैं कि इनको, डेवलपिंग कंट्री को, भाई आप ऐसा करो और हम खूब क्लाइमेट को पॉल्यूटेट करेंगे। तो उसी पे इनको करना चाहिए, तो वही रिगार्डिंग है इसको, है ना। तो उसके बाद हम फिर और देख लेते हैं आर्टिकल इसी तरीके कुछ दिए हैं, और इसमें मैं ज़्यादा अब कराऊंगा नहीं आपको। ये साइंस में है